नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में की शिरकत, जारी किए स्किल प्रमाण पत्र और 75,000 लाभार्थियों को ऋण। कहा, पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पार्टी में घुसा नफरत का भूत, उन्हें गणपति पूजा से भी चिढ़। टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल चला रहे हैं पार्टी। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मतलब, झूठ, धोखा और बेईमानी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को किया रवाना। बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत दूसरे मुद्दे पर सोरेन सरकार पर बोला करारा हमला। कहा, चुन चुनकर खदेड़े जाएंगे सभी घुसपैठिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज, सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। हरियाणा के सीएम ने कांग्रेस पर ओबीसी की अनदेखी का लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल ने ठोका दावा, आम आदमी पार्टी के बगैर नहीं बनेगी कोई सरकार। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बड़ा सड़क हादसा, बीएसएफ जवानों की बस खाई में गिरी, 4 ने गंवाई जान जबकि 28 घायल। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने हादसे पर जताया दुख, पुलिस द्वारा हर संभव मदद का दिया आश्वासन। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसादम मामले में मिलावट के मुद्दे पर एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मांगी लैब रिपोर्ट। कहा, एफएसएसआई करेगा जांच, कानून के दायरे में होगी कार्रवाई। भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। शेयर बाजार ने रचा नया कीर्तिमान, सेंसेक्स 84,000 के पार। निफ्टी ने भी तोड़ा रिकॉर्ड, 25,000 के पार हुआ बंद। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी एस&पी ने कहा, भारत 2030-31 तक बन सकता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत सहित कई ठिकानों पर किए हवाई हमले, 9 लोगों की मौत, 59 घायल। हिजबुल्लाह का शीर्ष कमांडर इब्राहिम अकील भी हुआ ढेर। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागे रॉकेट। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के 1 साल की प्रगति को देखा और लाभार्थियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर शिल्पकारों और कारीगरों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क अमरावती की आधारशिला रखी और आचार्य चाणक्य कौशल्य केंद्र विकास का शुभारंभ किया। वर्धा में प्रधानमंत्री ने अमरावती में बनने वाले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। ये एडवांस पार्क विदर्भ के किसानों के लिए नई उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन और फैशन टू फॉरेन है। विदर्भ के कपास से यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा, उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। किसानों के साथ कांग्रेस सरकारों के दोहरे रवैये और झूठे वादे के चलन को प्रधानमंत्री ने उजागर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने किसानों की सुध तक नहीं ली और न ही अपने चुनावी वादे को पूरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे ही तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार देश के पारंपरिक शिल्पी कारीगर लोग भी हुए थे,
लेकिन आजादी के 70 साल बाद अब मौजूदा सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए ऐसे लोगों को सशक्त कर रही है। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। प्रदर्शनी में लुहार, मोची, नाई, मूर्तिकार जैसे पारंपरिक कारीगरों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के लागू होने पर 1 साल की प्रगति देखी और मूर्तिकार से भगवान जगन्नाथ की, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति खरीदी, जिसका डिजिटल पेमेंट प्रधानमंत्री ने यूपीआई के जरिए किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 1 साल में 8 लाख शिल्पियों के स्किल का अपग्रेडेशन किया गया है। 6.5 लाख को आधुनिक उपकरण मिले हैं और 1 साल के अंदर कुल 1400 करोड़ रुपए का लोन विश्वकर्मा बंधुओं को मिला है। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। इसके लिए हमने विश्वकर्मा भाई बहनों के काम को एमएसएमई का दर्जा दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एकता मॉल जैसे प्रयासों के जरिए पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। देश के पारंपरिक शिल्प को मजबूत करने के लिए सरकार सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि के मंत्र पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 लाख लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र जारी किए, वहीं 75,000 लाभार्थियों को ऋण जारी किया। योजना के तहत बिना गारंटी 3 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया। राज्य में 1000 कॉलेजों में ये केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ हुआ, जिसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वर्धा से योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के कामगारों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा सहित कई लोगों ने शिरकत की। पीएम विश्वकर्मा योजना ने राजस्थान के कोने कोने में शिल्पकारों और कामगारों के जीवन को संवारने में अहम भूमिका निभाई है। योजना के कारण राजस्थान में 1,30,000 लोगों के जीवन में रचनात्मक बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार के बेहतरीन प्रयासों के कारण पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान टॉप 5 में शामिल है। पीएम विश्वकर्मा योजना है, उसका 1 साल पूरा हुआ है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लाभार्थियों को उनका मार्गदर्शन भी सभी को प्राप्त हुआ और बहुत सारे लाभार्थियों को जो उनको लाभ मिलना था, जो लोन्स की किश्तें मिलनी थी, वो भी उन्होंने प्रदान की और 2 नई योजनाओं का भी आज शुभारंभ हुआ। और बहुत ही ये जो योजना है, इससे हमने देखा कि गरीब से गरीब व्यक्ति और छोटे से छोटा जो कारीगर है उसको डायरेक्टली लाभ पहुंचा है। विश्वकर्मा योजना में जो 18 व्यवसाय वालों को लिया गया, उसमें आप देखिए छोटे से धोबी से लेकर के और जो शिल्पकार हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, मूर्तिकार हैं, आप ये देखिए कि एक के साथ आगे से भी बिजनेस जुड़ा हुआ है। एक को काम मिलता है तो उसके साथ साथ दूसरे 2 लोगों को भी काम मिलता है। हम अगर मूर्तिकार की बात करें तो लोहे वाले को भी मिलेगा, उसके औजार काम में आते हैं और उनका परिवार इससे व्यवसाय बढ़ेगा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, उनके व्यवसाय को खड़ा करने के लिए बिना ब्याज के लोन भी दे रहे हैं
कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, तो उससे जब व्यवसाय बढ़ता है तो आदमी का जीवन स्तर भी सुधरता है। प्रधानमंत्री बनते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये कार्यकाल बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा, तो आज उन्होंने उसमें एक मंत्र जोड़ दिया है, हुनर से पुनर्निर्माण, कि हमारी कला से देश का पुनर्निर्माण होगा। और उससे भी बड़ी बात है, उन्होंने एक ऐसी जमात खड़ी कर दी एक साथ देश में, जो काम करना चाहता है, जो काम कर रहा है, और उसमें उन्होंने खुद को शामिल कर लिया। उन्होंने कहा विश्वकर्मा भाइयों और बहनों, इसका अर्थ है कि वो खुद को भी विश्वकर्मा मानते हैं और काम करने वालों को विश्वकर्मा मानते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना ने किस तरह से देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है, इसकी कहानी खुद योजना के लाभार्थियों ने बयां की है। पीएम विश्वकर्मा योजना के कारण हमको सुविधा बहुत मिली, प्लेटफार्म मिला, नए नए जगह एग्जीबिशन लगाने का काम मिला, हमको लोन की सहायता मिली, टीएपीए का भी हमको सरकार ने खर्चा दिया। बहुत ही बढ़िया योजना है। इसमें पहले हम जब से इसमें रजिस्टर हुए हैं तो हमको एग्जीबिशंस करने का मौका मिला है। इसके अलावा लोन जो हमको है वो अभी सैंक्शन हुआ है 1 लाख रुपए का, और आगे इसमें बेनिफिशियल है कि हमको 2 लाख का और मिल सकता है। टूल किट मिला है और हमको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई है, तो इस तरह से काफ़ी बेनिफिशियरी है। मैं अपना काम कर रही थी तब मुझे पता चला कि विश्वकर्मा योजना में मुझे और भी प्रोग्रेस मिलने की वो है, तो मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और अपना कार्ड बनवाया, तो इससे मुझे और भी बेनिफिट मिला। विकसित भारत कार्यक्रम के तहत केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने पुणे के विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों से बातचीत की। रक्षा खड़से ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की युवा शक्ति को कौशल विकास शिक्षा की आवश्यकता है और वे अपने कौशल के आधार पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर सकेंगे। विकसित भारत के लिए माय भारत इज द प्लेटफॉर्म, इज द वन प्लेटफॉर्म, वन विंडो, एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से हर यूथ ये प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है और उसके आइडियाज़, उसका एक्सपीरियंस, उसके जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से उसका योगदान विकसित भारत में बढ़ सकता है। और विकसित भारत का जो हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बताया वो इसीलिए बताया है कि आज का युवा गवर्नमेंट पॉलिसी समझे, गवर्नमेंट के काम को समझे और उसका भी योगदान ये विकसित भारत में बढ़े। साल 2023 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का 1 साल का सफर पूरा हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। इसमें हमें 15,000 टूल किट के लिए मिले। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब हम काम करते तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी में थे, लेकिन जब हमें यहाँ से प्रशिक्षण मिला, हमारे भारतीय मैडम जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे को ट्रेनिंग दी और अच्छा अब नए तरीके से काम कर रहे हैं मैम जी। और इसमें हमारे को 15,000 टूल किट के लिए और सस्ते, और हमें जो लोनिंग जो है 3% पे हो रही है। ये बहुत अच्छी योजना चलाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसमें हमारे को बहुत सहायता मिली है जी। 15,000 का टूल किट दे रहे हैं जी, ट्रेनिंग के करवा रहे हैं जी, अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण दे रहे हैं 5% ब्याज पर। पहले से ही टेलरिंग का काम करती हूँ, मेरी अपनी शॉप है। टेलरिंग का काम शुरू करने के लिए मैंने सबसे पहले लोन लिया PMEGP का। इस लोन से मैंने अपनी सबसे बड़ी शॉप, मेरी शॉप अच्छे से चली, अच्छा काम कर रही हूँ मैं। इस योजना के अंतर्गत यदि मैं हिमाचल का स्पेसिफिक डाटा आपको दूं तो यहाँ पे कुल 64 ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसके अंतर्गत 3,139 लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है। असेसमेंट 3,284 लोगों का हो चुका है। अभी 311 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। 145 बैच कंप्लीट हो चुके हैं और ऑनगोइंग बैचेज 14 हैं। इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक व्यवसाय में लगे 18 ट्रेड के लोगों को का कौशल उन्नयन किया जा रहा है। मूल उद्देश्य ये है कि इस योजना से कौशल विकास करते हुए लोन का लाभ लें और अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
साथ ही यूएन समिट में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और विदेशी साझेदारों, उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में खास, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद अहम अमेरिका यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन, अमेरिका में बसे भारतीयों के साथ रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करना और यूएन मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत कर भारत का दृष्टिकोण साझा करना। पीएम के दौरे की शुरुआत क्वाड शिखर सम्मेलन से होगी, जहां 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृहनगर डेलावेयर में क्वाड नेताओं की मेजबानी करेंगे। The Quad has a very full and substantive agenda on this occasion as well. We continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability. क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विकास एजेंडे का केंद्र बिंदु रहेगा। डेलावेयर में हो रहे इस क्वाड शिखर सम्मेलन में जहां इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को लेकर खास जोर रहेगा, वहीं भारत के लिहाज से इस पूरे खित्ते के मुल्कों की विकास प्राथमिकताएं अहम रहेंगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम इस यात्रा का बड़ा आकर्षण होगा, जो 22 सितंबर को नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलोजियम में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम समिट ऑफ द फ्यूचर है, जिसमें दुनिया भर की हस्तियां न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जुट रही हैं। सम्मेलन में इस मुद्दे पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि वर्तमान को बेहतर कैसे बनाया जाए और भविष्य को कैसे महफूज रखा जाए। This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders amongst others. इसके अलावा पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे, जिसमें अहम होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। मोदी एंड द यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका भर में बसे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर में उत्सुकता इस बात की भी है कि समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर भविष्य के दृष्टिकोण को लेकर के क्या रुख रखते हैं। अपने सहयोगी अमृतपाल सिंह के साथ और कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। इस समिट के विभिन्न मुद्दों पर युवाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता निखिल सिंह ने। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करने वाले हैं और उसको लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं, ढेर सारी आशाएं और उम्मीदें हैं और इस बात को पर ध्यान दिया जा रहा है। सबकी उत्सुकता है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री क्या कुछ सुझाव देंगे। हमारे साथ में इस वक्त कुछ भारतीय छात्र मौजूद हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समिट ऑफ द फ्यूचर को लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्या भविष्य हो इस दुनिया का, उसके लिए क्या सुझाव दिया जाए, वो क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। क्या सोचते हैं आपकी समिट ऑफ द फ्यूचर की बात हो रही है, एक बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सर बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं मंडे को, तो पहले तो वो विकसित भारत का सपना लेकर आ रहे हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ जैसे हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, वो सारे पहलू जो है विकसित भारत के, वही एक ग्लोबल लेवल पर एड्रेस हो रहा है थ्रू ये समिट। और यही आशा करते हैं कि ये समिट से जो चीज़ें अच्छी हो रही है, वही चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी देश में करना चाहते हैं
वही चीज़ें ये ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट। वैश्विक लेवल पर जो भारत में करना चाहते हैं उसको वैश्विक लेवल पर करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर के भारत बहुत काम कर रहा है और दरअसल बहुत सारे जो गोल्स हैं वो दुनिया के तमाम देशों से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एक बड़ी भूमिका हो सकती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक भविष्य को बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि भारत में लोग बहुत होशियार हैं, हर तरीके के इंजीनियरिंग्स हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। यूएस में इधर समिट के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो होपफुली बाकी सारे लीडर्स के सपोर्ट से भारत को और एक अलग लेवल पे पूरे देश को क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ एक दूसरी दिशा मिलेगी, इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगा। आपको लगता है कि देशों के बीच में कोऑपरेशन, जब हम भारत में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो जो सूक्ति है वो कहीं ना कहीं दुनिया के लेवल पर भी लागू होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को एम्फेसाइज करते रहे हैं। मेरा ये है कि समिट ऑफ द फ्यूचर है जहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोलैबोरेशन दिखेगा हमको हर देशों में, एंड यही हमको फोकस, यहीं पे अपना जो फोकस ऑफ क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजीज़ है यहीं पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अपना हमारा बात करना। सो दैट्स व्हाई आई फील ये इसमें हमको समिट में सब बात होना चाहिए ज़्यादा। जी, तो तकनीक की बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि समिट ऑफ द फ्यूचर को स्पेशल बनाएगा, भारत के जो व्यूज़ हैं वो? बिल्कुल, आई थिंक भारत जिस तरीके से, हमारे पास जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेस है, इसलिए इवन यूएस में और जहाँ भी हम बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हाथ हम भारतीयों का रहा है। एंड आई थिंक मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ऑलरेडी बहुत चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं। अब देखा जाए जैसे कि एआई में टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगा है, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो भारत में लाई जा रही है, एंड ऐसा पूरा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जिसमें हम आगे बढ़ सकें। तो ग्लोबल लेवल पर उस बात को इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो वो देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही शायद इस बात की सबसे बड़ी थीम है कि जो देश में लागू किया है उसको दुनिया में लागू कर दिखाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके कॉपरेशन की ज़रूरत होगी। ये यहाँ के प्रतिभाशाली मेधावी भारतीय छात्रों का कहना है। तो कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, न्यूयॉर्क। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जहां जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं अवैध घुसपैठ से लेकर राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सोरेन सरकार को जमकर घेरा। झारखंड में चुनाव को महज कुछ महीने ही बचे हैं। भाजपा राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को पटखनी देने के लिए कमर कस रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा की ये परिवर्तन यात्रा झारखंड में गांव-गांव और घर-घर तक जाएगी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम सोरेन के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए कहा कि कहां गया 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा। न नौकरी मिली, बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं रुके। अमित शाह ने भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ने का भरोसा दिया। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान साहिबगंज के भोगनाडीह में वीर शहीद सीदो कान्हू की जन्मस्थली बरहेट पहुंचे। वहां सीदो कान्हू फूलो, झानो, चांद
भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। साथ ही सीधो कान्हू के वंशज परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात भी की। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में भाजपा की परिवर्तन यात्रा से आने वाले समय में हेमंत सोरेन को कड़ी चुनौती मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक एक बांग्लादेशी घुसपैठ को चुन चुन कर निकालेंगे, यह काम सिर्फ बीजेपी की सरकार कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की मदद करने वाली सरकार है, दूसरी ओर भाजपा है जो आदिवासियों की चिंता करने वाली पार्टी है। महेश पटेल, डीडी न्यूज, साहेबगंज, झारखंड। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। नक्सल हिंसा से प्रभावित पीड़ितों ने अपनी व्यथा साझा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से हिंसा प्रभावित लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने अपनी व्यथा साझा की और राहत एवं पुनर्वास की मांग की। इस दल का नेतृत्व बस्तर शांत समिति द्वारा किया गया, जो राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के लिए काम करती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के सफाये की बात कही। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को देखते हुए ग्लोबल एजेंसी S&P का मानना है कि भारत वर्ष 2031 तक 2030-2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वहीं आज सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार ने कीर्तिमान बनाया और ऑल टाइम हाई स्केल पर पहुंचा। सेंसेक्स 1359 यानी 1.63% की वृद्धि के साथ 84,544 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 375.15 यानी 1.48% की बढ़ोतरी के साथ 25,790.95 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के ब्रेल वाटर हिल क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में सीमा सुरक्षा बल के 4 जवानों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब 36 BSF जवानों को ले जा रही एक बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक RR स्वैन ने इस दुखद सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सभी आवश्यक सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है। और 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अक्टूबर से धरातल पर होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल कर मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए अपने वायदे को पूरा किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले से 12 करोड़ 37 लाख परिवार इस स्कीम में जुड़े हैं। अब 6 करोड़ और लोगों को जोड़ा जाएगा। जिन परिवारों का आयुष्मान कार्ड पहले से कवर है उनको भी 5 लाख रुपए का टॉप अप प्लान दिया जाएगा। इससे करीब 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। सभी बुजुर्गों को irrespective of any income group all have been included in आयुष्मान भारत above the age of 70 और इसको हम अक्टूबर महीने में हम इसको लॉन्च कर देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में टीकाकरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। जब मां गर्भधारण करती है उस दिन से लेकर प्रसव तक और जब बच्चा 17 साल का हो जाता है तब हम उनका टीकाकरण पूरा करते हैं। यह केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे ट्रैक करने के लिए यूविन पोर्टल बनाया गया है। यह 11 क्षेत्रीय भाषाओं में काम करेगा। इसमें लगभग 11 वैक्सीन लगाई जाती हैं और 27 डोजेज लगते हैं टिल द एज ऑफ 17। इस सारे को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है यूविन पोर्टल और इस यूविन पोर्टल में हम और ये 11 रीजनल लैंग्वेज में ये पोर्टल वर्क करेगा। अब देश के सभी एम्स, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में ड्रोन से ब्लड सैंपल और दवाइयां भेजने का काम किया जाएगा। मेडिकल सप्लाई और रिपोर्ट्स पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल होगा।
25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन सुविधा का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन देश के सभी एम्स में ऑपरेशनल होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में बने भीष्म क्यूब लाइव सेविंग किट खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएगा। 10 से 15 सर्जरीज पर डे ये भीष्म क्यूब कर सकता है और लगभग 200 इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर सकता है। देश में मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 98% तक बढ़ी है। मेडिकल के यूजी और पीजी की 12,000 सीटें बढ़ी हैं। नकली डॉक्टरों को रोकने के लिए अब डॉक्टरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर को डिजिटल किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में अगले महीने एम्स की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। इसके साथ ही टीबी के मरीजों का इलाज अब 6 महीने का होगा। FSSAI को लेकर काफी काम हो रहा है। फूड इंपोर्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया गया है। स्ट्रीट वेंडर को प्रशिक्षण के साथ साथ उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। बिहार के नवादा में महादलित बस्ती के 21 घरों में आग लगाने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर जहां विपक्ष इसे जातीय रंग देने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पुलिस की जांच में ये मामला 30 साल पुराना भूमि विवाद का निकला है। क्या है वह हकीकत, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के नवादा जिले में दबंगों ने महादलित बस्ती के 21 घरों में आग लगा दी थी। घटना के बाद बिहार के साथ ही पूरे देश की सियासत गर्मा गई थी। एक तरफ जहां मामले में राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मामले को जातीय हिंसा का रूप देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस की जांच में 30 साल पुराने भूमि विवाद का मामला सामने आया है। अभी अनुसंधान में चल रहा है। गिरफ्तारी हुई है 15 लोगों की। जो FIR हुआ है ना, उसके तहत जो है सो BNS और आर्म्स एक्ट और ये SC/ST एक्ट, इस सभी की धाराएं लगी है। जो मेन अक्यूज्ड जिसके बारे में नाम आ रहा था नंदू पासवान करके, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य जो टोटल अभी तक नामजद अभियुक्त हैं 28 इसमें नामजद अभियुक्त हैं और बाकी अन्य अज्ञात हैं। तो बाकियों के लिए भी जो है पुलिस रेड छापेमारी कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नवादा की घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। 28 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल दबंगों और अपराधियों को संरक्षण देकर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की जो साजिश कर रहा है वो कभी सफल नहीं होगी। जो भी तांडव करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके वहाँ ADG लॉ एंड ऑर्डर जा चुके हैं। कार्रवाई तुरंत शीघ्र की जाएगी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो दबंग लोग हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नवादा की घटना को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। इसी का नतीजा है कि पीड़ितों को तुरंत मुआवजा दिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार जाति गणना की मांग कर रहा विपक्ष अब इस घटना को चुनावी मुद्दा बनाकर जातीय समीकरण साधने में जुटा है। DD न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरा होने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने मोदी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आरोग्य योजना के बारे में बताया कि जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। इस साल के बजट में सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला किया है और इसके बाद इस योजना से देश के 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर आम लोगों ने खुशी जाहिर की है। मैंने PMJAY योजना के तहत कार्ड प्राप्त किया और बेंगलुरु के नारायण अस्पताल में अपने पैर का इलाज करवाया। मेरे पास पैसे नहीं थे और इस योजना की मदद से मेरा ऑपरेशन पूरी तरह मुफ्त हुआ। यह योजना अमीर हो या गरीब सभी के लिए फायदेमंद है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ। लगभग 1.5 साल पहले मुझे मेरी दोनों किडनियों में समस्या होने लगी। जब यह गंभीर हो गई तो मुझे अस्पताल भर्ती करवाया गया। आयुष्मान कार्ड की मदद से मेरा सारा इलाज मुफ्त हुआ। यह कार्ड मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। काफ़ी हद तक मुझे इससे निजी अस्पताल में भी सहायता मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मैं अपना ऑपरेशन सफलतापूर्वक करवा पाया। हार्ट अटैक मेरी जान ले सकता था।
लेकिन इस योजना से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं PMJAY के लिए बहुत आभारी हूँ। यह योजना हम जैसे गरीबों के लिए बहुत लाभकारी है। मैं मुनियप्पा हूँ और ये मेरी बहन लक्ष्मा है। एक दुर्घटना के कारण डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन की सलाह दी थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन आयुष्मान कार्ड की मदद से हमने आकाश अस्पताल में अपना इलाज पूरी तरह मुफ्त करवाया। इससे हमें काफ़ी लाभ हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस शिखर सम्मेलन का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे विश्व खाद्य भारत 2024 कार्यक्रम के साथ साथ किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया खाद्य जनित बीमारियों, पौष्टिक औषधीय सुरक्षा, नवीन खाद्य पदार्थों और माइक्रो प्लास्टिक जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब खाद्य नियामकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। We face a complex array of challenges, from persistent foodborne illness to emerging concerns such as nutraceutical safety, novel foods, and the microplastics in our food chain, all while striving for sustainability. In this dynamic environment, the role of food regulators has never been more crucial. This demands continuous collaboration, relentless innovation, and a commitment to constant improvement in our food safety systems. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपनी तरह के अनूठे वैश्विक सम्मेलन के आयोजन के लिए लगातार दूसरे वर्ष FSSAI को प्रयासों की सराहना की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक संवाद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खाद्य नियामकों, शोधों, संगठनों और उपभोक्ताओं के मामलों के विभागों के बीच सहयोगात्मक प्रयास नवाचार को बढ़ावा देगा। The Eat Right India initiative is the prime example of their commitment for the consumer rights. Eat safe, eat healthy, eat sustainable. This is the mantra of the Eat Right India initiatives. The setting the standards and the regulation the product is the primary responsibility of the any government or the society. सबको अच्छे आहार देना, हमको मित में खाना है, हित में खाना है, रुत के अनुसार खाना है. That is also one of the important things. आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी शनिवार शाम को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। भदोही दूरदर्शन के प्रतिनिधि ने ऐसे युवाओं से बात की जो कोविड काल के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपये बैंक से आसानी से ऋण लेकर अपना स्वरोजगार शुरू किया और आज वे अच्छा व्यवसाय करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। भदोही जिले के सुरियावा नगर पंचायत के मनोज पटवा ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यूनियन बैंक से 50,000 रुपए लोन व्यापार के लिए लिया था, जिससे मैं व्यापार कर रहा हूँ। ये योजना बहुत अच्छी है। जो बेरोजगार हैं, वे इस योजना का लाभ उठाकर व्यापार करें और आगे बढ़े। मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा 50,000 का लोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिया था व्यापार के लिए और उनकी योजना के द्वारा हम व्यापार कर रहे हैं और ये योजना बहुत अच्छी है, सभी व्यापारियों के लिए लाभदायक है। नगर पंचायत सुरियावा के कोतवाली स्थित चाय की दुकान चलाने वाले राहुल जायसवाल ने बताया कि उन्होंने 50,000 रुपए मुद्रा योजना के तहत लेकर अपना रोजगार किया है। इससे इनका और इनके परिवार का भरण पोषण होता है। इन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी है। केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी चलेगी। मुद्रा योजना का लाभ लिया, जिससे हम छोटी सी दुकान अपना चला रहे हैं, इससे परिवार भी हमारा चलता है
100 दिन का कार्यकाल बहुत अच्छा उनका चला, आगे भी अच्छा रहेगा। नगर पंचायत सुरियावा के डाक खाना गली के रहने वाले अशफाक अहमद ने बताया कि उन्होंने 50,000 रुपए मुद्रा योजना से लोन लेकर धागे बटन की दुकान खोली है और आज उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, जिससे परिवार अच्छे से चल रहा है। ये सरकार अच्छा कार्य कर रही है। इस योजना से लोन लेकर यदि युवा अच्छे से व्यवसाय करें तो ये योजना युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लिया था और उससे व्यापार किए। व्यापार हमारा ठीक ठाक चल रहा है, 4 बच्चे उससे पल रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है। दुकान आप देख ही रहे हैं, छोटी सी चला रहे हैं, धागे बटन की है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से बैग और स्टेशनरी की दुकान खोलने वाले इरशाद अली ने बताया कि मैंने इस योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। ये योजना बहुत अच्छी है और सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का वो लिया था और उद्देश्य ये था कि मैं उसको लेकर अपना दुकान वगैरह चलाऊं और उससे हमारा पेट पर्दा चले बच्चों का। ये बहुत अच्छी योजना है, लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल जो तीसरा चल रहा है अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया में आयुष आहार को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय द्वारा लगाई गई आयुष आहार एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। योग के साथ साथ आयुष आहार से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। कैसे, जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया में आयुष मंत्रालय ने भी अपनी यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें कि आयुष से जो है वो भोजन का यहाँ प्रदर्शन किया गया है और किस तरीके से यहाँ पर जितनी भी आयुष की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। चाहे हम यूनानी की बात करें, चाहे होम्योपैथी की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें, उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है और कई स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि आयुष आहार को दर्शा रहे हैं। किस तरीके से योग के साथ साथ आयुष आहार के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सचिव आयुष मंत्रालय वैद्य राजेश फोटो जी हैं। राजेश जी, किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन लगाया गया, क्या खास है इसमें? एक्चुअली हम सब जानते हैं कि जो आयुष की पद्धतियां हैं इसके बहुत लंबी 5000 साल पुरानी परंपरा है। उसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसको फिर से वैलिडेट करके उसको पैकेजिंग नए ज़माने के अनुरूप करके हमने इसको आयुष आहार, जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने भी आयुर्वेद आहार को एक रेगुलेशन नोटिफाई किया है। कोशिश ये है कि योग तो दुनिया भर में पहुंच चुका है, अब आयुष आहार को भी दुनिया भर में पहुंचाना है। जी, और आज यहाँ पर हमने कुछ अच्छे स्टार्टअप्स जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया है, उनके भी हम शोकेसिंग कर रहे हैं। और ये स्टार्टअप जो है वो अपने क्षेत्र में यूनिक काम कर रहे हैं। जैसे एक स्टार्टअप है वो महिलाओं के लिए ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक स्टार्टअप है वो प्रिवेंटिव केयर के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक स्टार्टअप सर्विस के अंदर है। तो ऐसे हम अलग अलग स्टार्टअप्स को लेके आए हैं, यहाँ इनका भी निर्देशन कर रहे हैं। अब योग के साथ साथ जो है आयुष आहार जो है उसका भी समय है और ये आयुष आहार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से तमाम स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही कई स्टार्टअप जो हैं वो यहाँ पर आए हैं जो कि आयुष के क्षेत्र में काम करते हैं और लगातार आयुष आहार और आयुष से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और ये यहाँ पर भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया के तहत यहाँ पर आयुष मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया है। कैमरामैन पीयूष के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। सरकारी मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर लेन देन करने वाले विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए लगाए जाने वाले लेन देन शुल्क में 96% तक की कमी की गई है। जेम पोर्टल की नई राजस्व नीति हाल ही में घोषित की गई है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक के सभी ऑर्डर पर लेन देन शुल्क समाप्त कर दिया गया है। यानी जेम पोर्टल पर होने वाले लगभग 97% कारोबार पर अब कोई लेन देन शुल्क नहीं लगेगा। 10 लाख से अधिक मूल्य के ऑर्डर पर लेन देन शुल्क को 0.45% से कम करके 0.3% कर दिया गया है। जेम पोर्टल पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को लाभ पहुंचाने के मकसद से शुल्क में कटौती का फैसला किया गया है। 10 लाख तक की वैल्यू के जो भी ट्रांजैक्शंस प्लेटफॉर्म पे होंगे उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 10 लाख से 10 करोड़ तक 0.3% ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, जो पहले 0.45% होता था। और अभी 10 करोड़ के ऊपर के जो ट्रांजैक्शंस है उस पर फ्लैट फी लगेगी 3 लाख रुपया केवल। पहले ये 72.5 लाख हुआ करता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होता है
ऑन द प्लेटफॉर्म हमने एकदम स्लैश किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस रहे, सरकारी बायर्स को भी इसका फ़ायदा मिले। भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी सेकी नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए 2030 तक $180 बिलियन का निवेश करेगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 20 गीगावाट की परियोजनाओं के साथ साथ सेकी ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने सेकी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरपी गुप्ता से खास बातचीत की। मेरे पास इस वक्त मौजूद है आरपी गुप्ता जी, जो सीएमडी है सेकी के। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सेकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस वक्त सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ अलग जो रिन्यूएबल एनर्जी उसको भी थोड़ा सा डिटेल बताइए कि कार्बन न्यूट्रल 2070 तक बनने में भारत को सेकी क्या एक दिशा में आगे बढ़ा, और वो भी उसके साथ साथ 2030 तक जो हमारा एक और लक्ष्य है वो उसको हासिल करने में। गवर्नमेंट के कमिटमेंट से, प्रधानमंत्री जी के ने जितना इसको पुश किया है और जिस तरह से उन्होंने पूरे उसका मार्गदर्शन किया है, उससे हम 175 गीगावाट कर पाए थे। 500 गीगावाट 2030 तक करने का एक लक्ष्य रखा हुआ है, जिसको हम अचीव करने की दिशा में बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हम उसको निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और उसी तरह से 2070 तक जो नेट ज़ीरो ग्लासगो में डिक्लेयर किया था उन्होंने अपने पंचामृत के माध्यम से, वो भी निश्चित रूप से हम अचीव करेंगे। उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नए नए तरह के स्टोरेज के सलूशंस आएंगे, नए नए तरह के मार्केट सलूशंस आएंगे, नए नए तरह के हमें रेगुलेशंस डिज़ाइन करने पड़ेंगे, लेकिन ये सब करते हुए उस टारगेट को अचीव किया जाएगा। और सेकी इसमें जिस तरह से अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ में ये ऑलमोस्ट सिनोनिमस रही है सेकी की ग्रोथ के साथ में, हम चाहेंगे कि सेकी उसी तरह का एक रोल निभाता रहे। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि नवरत्न कंपनी करने के बाद प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में भारत जा रहा है। आप लोगों को 500 गीगावाट का जो टारगेट है वो भी करना है, उसके साथ आप लोग अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी में भी जा रहे हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, ये नवरत्ना बनने के बाद में हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेज 500 गीगावाट के हैं और उसके आगे नेट जीरो के हैं, लेकिन उसके साथ में नवरत्ना से हमको जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है, हमें काम करने की पद्धति हमारी बहुत सरल हो जाएगी। तो ये हमें उस 500 गीगावाट के लिए जो चैलेंजेज हैं उन सबको फेस करने में हमको बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने तो ये थे आरपी गुप्ता जी, बता रहे थे कि सेकी जो है एक तरह से एक अपनी पूरी जान लगा रहा है कि जो 2070 का नेट न्यूट्रल का जो टारगेट है उसको हासिल करने के लिए, और उसी के साथ साथ 2030 का भी जो टारगेट है उसके लिए भी वो प्रतिबद्ध है। कानपुर से संजीव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 से 22 सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव के दौरे पर हैं। प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने दमन एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जमपुर बीच के निकट एवियरी यानी पक्षीशाला का उद्घाटन किया और एक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का भी दौरा किया। ये सबसे कंट्री में लार्जेस्ट एवियरी है, 2.43 हेक्टेयर में हम लोग बनाया है। प्रेजेंटली इसमें हम लोग 50 स्पीशीज का एक्जॉटिक बर्ड्स हम लोग डाला है। टोटल 600 बर्ड्स इसमें रखा है हम लोग। इसमें हम लोग टेरिटोरियल बर्ड्स रखा है, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स रखा है और वाटर बर्ड्स रखा है, और मकाउज, कॉकटूज, पैरट, अमेजॉन्स, ये सारे स्पीशीज हम लोग रखा है। सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और सभी पक्ष मिलकर नियमों का पालन करते हुए फैसला लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। आतिशी को शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने आतिशी के अलावा 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। और बात अब क्रिकेट की। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई थी। बांग्लादेश के लिए साकिब अल हसन ने सबसे अधिक 32 रन बनाए। वहीं मेहदी हसन मिराज ने नाबाद 27 और लिट्टन दास ने 22 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। वहीं आकाशदीप, रविंद्र जडेजा
और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट झटके। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 376 रन बनाए थे। आज मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा और अश्विन के बीच 199 की शानदार साझेदारी देखने को मिली। आर अश्विन 113 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। बांग्लादेश की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट हसन महमूद ने लिए। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। ओपन वर्ग में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 9वें दौर का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की तरफ से डी गुकेश को सबसे पहले ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इसके बाद प्रज्ञानंदा और विदित गुजराती का मुकाबला भी बराबरी पर समाप्त हुआ और उन्हें 1 अंक बांटने पर मजबूर होना पड़ा। अर्जुन एरिगेसी और एस बोखिदो के खिलाफ कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि अंत में दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। इस तरह भारत ने 9वें दौर के बाद ओपन वर्ग में 17 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर बनाए रखा। पुरुष टीम ने प्रतियोगिता में अब तक कोई भी मुकाबला नहीं गंवाया है। वहीं महिला वर्ग में भारतीय टीम को अमेरिका के खिलाफ 2-2 से बराबरी पर संतोष करना पड़ा। 9वें दौर में दोनों देशों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भारत की तरफ से वंतिका अग्रवाल निर्णायक जीत दर्ज करने में सफलता पाई। वहीं आर वैशाली को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तान्या सचदेवा और दिव्या देशमुख ने ड्रॉ खेला। और खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पश्चिम एशिया में तनाव देखते हुए आशंका जताई जा रही कि इजराइल हमास संघर्ष के अलग जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है। लेबनान पर हुए सिलसिलेवार हमलों के बाद अब इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में और कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 59 लोग घायल हो गए। हमले में हिजबुल्लाह का शीर्ष कमांडर इब्राहिम अकील के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना ने इब्राहिम अकील की मौत की पुष्टि की है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।